बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भाई बांझ था। जब मेरी शादी हुई तो माँ मेरे कदमों में गिर गई और बोली, बस जब भी तेरा शौहर तेरे करीब आए तो तू अपनी भाभी के कपड़े पहन लेना। मैं भी खुश हो गई क्योंकि मेरी भाभी के पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे। यूं मैं रोज अपनी पसंद का जोड़ा ले जाती। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैं हामिला हो गई। मुझे शक हुआ और जाकर भाभी के कपड़े खोले तो सर चकरा गया क्योंकि भाभी के पेट में मेरे शौहर का। मेरा नाम ताहिरा है। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे। मैं तो सिर्फ 2 साल की थी जब मेरे बाप इस दुनिया से चले गए। मेरा भाई मुझसे 10 साल बड़ा था। उस टाइम से वो बेचारा हमारे लिए कमाने लगा और उसने हमारे पेट की आग बुझाने के लिए बहुत मेहनत की। यहाँ तक कि उसने हमारे लिए घर भी बना दिया, एक प्यारा सा घर। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पास अपना घर होगा। आज हमारे पास घर भी था, एक छोटी सी गाड़ी भी थी। मेरे भाई का कारोबार भी अच्छा था और वो बहुत अच्छा इंसान था। मैं कभी भी उससे पैसे मांग लेती थी, वो मुझे हमेशा ज्यादा पैसे देता था। मेरी माँ भी उसकी बहुत तारीफ करती थी। मेरी एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी मेरे भाई ने की और उसको बहुत ही खूबसूरत जहेज दिया। अगर मैं कहूं कि मेरा भाई इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था, इसमें कोई भी झूठ नहीं होगा। जब मेरे भाई की शादी की बात आई तो मेरी माँ ने भी जगह जगह फिरकर बहुत ही खूबसूरत लड़की का इंतखाब किया। मेरी माँ का कहना था कि उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके लिए खूबसूरत हम सफ़र चुने। क्योंकि मेरे भाई ने कहा था कि आप लोग जिससे भी कहेंगे मैं शादी कर लूंगा। मैंने उसके लिए बहुत प्यारी लड़की तलाश की थी जिसका नाम मारिया था। वो इखलाक और रवैये की बहुत ही अच्छी थी और बहुत खूबसूरत थी। घर को संभालती थी और उसकी शादी को 3 साल हो गए थे और अब मेरी शादी की बारी आ गई थी। मेरे भाई ने कहा कि जैसे बड़ी बहन को जहेज दिया था ऐसे ही अपनी छोटी बहन को भी दूंगा, किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। मैं बहुत खुश थी। एक अच्छा इंसान आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं होता। मेरी भाभी भी अच्छी थी। वो भी किसी मामले में नहीं बोलती थी लेकिन हमेशा बहुत ज्यादा उदास रहती थी क्योंकि उनकी शादी को 3 साल हो गए थे लेकिन अभी तक उनके यहाँ औलाद नहीं थी। हमने जगह जगह इलाज करवाया लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। एक दिन मेरी अम्मी की एक रिश्तेदार आ गई और उन्होंने कहा कि तुमने तो अपने बेटे के साथ जुल्म कर दिया, उसको एक बांझ औरत लेकर दे दी जो उसको अभी तक औलाद की खुशी भी नहीं दे सकी है। तुम्हारे तो घर में एक ही मर्द है। इस घर में रौनक होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए। तुम्हारे बेटे के यहाँ बेटा पैदा हो जाता तो उसका बाजू बन जाता, उसको भी तसल्ली हो जाती कि बेचारा बचपन से कमाने लगा है। लेकिन चलो, कोई उसका सहारा बनने वाला भी इस दुनिया में आ गया है और तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी माँ चुपचाप बातें सुन रही थी। मैंने कहा, आंटी, हमें थोड़ी पता था कि ऐसा होगा। उसने कहा कि अब तो पता है तुम लोगों को, तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हो? भाई की जान छुड़वाओ, किसी अच्छी लड़की से शादी करो। 1-2 ही साल में खुशखबरी आ जाएगी, घर में रौनक लग जाए कि तुम्हारा भाई भी खुश हो जाएगा। ऐसे दरख्त को घर में लगाने का क्या फायदा जिसके ऊपर ना फल होता है, ना फूल, और ना ही वो साया देता है। तुम्हारी भाभी के यहाँ कभी औलाद नहीं होने वाली। 3 साल हो गए हैं। मेरी माँ चुपचाप ये बातें सुन रही थी। जब औरत चली गई तो मैंने अपनी माँ से कहा कि ये तो ठीक कह रही थी, ये तो भाई के साथ जुल्म हो रहा है। आपको पता है उनको बच्चे कितने ज्यादा पसंद हैं। जब बड़ी आपी की बेटी आती है वो कैसे उसको गले से लगाते हैं, उठा उठा कर फिरते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। अपने बच्चे तो दूसरों के बच्चों से भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। मेरी माँ ने कहा कि खबरदार, जो तूने इस तरह की कोई बात सोची, अगर तेरी ये बात तेरी भाभी ने सुन ली तो उसे कितना बुरा लगेगा। मैंने कहा, तो बुरा लग जाए। मैंने कहा कि इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, हकीकत तो सबको बुरी लगती है। भाभी बांझ है, इस बात में कोई भी झूठ नहीं है। मेरी भाभी ने यह बात सुन ली और शायद किचन में खड़ी थी, रोती हुई वहां से चली गई और मेरी माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मैं हैरान रह गई। मेरी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। वो मुझे कहने लगी,
कि बेवकूफ़, तेरी भाभी के अंदर कोई कमी नहीं है, बल्कि तेरा भाई बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं है, उसके अंदर कमी है और उसको भी इस बात का पता नहीं है। वो बेचारा शरीफ आदमी, मासूम, पढ़ा लिखा भी नहीं है। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए थे और हमने उससे कहा था कि ये रूटीन के टेस्ट हैं। उसे किसी बात का पता ही नहीं चला। अभी 4 महीने पहले ही डॉक्टर ने हमें बताया है कि तेरी भाभी के अंदर कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, खामोशी से उसी इंसान के साथ जी रही है। और तू चाहती है कि मैं ऐसी औरत को घर से निकाल दूं, उस पर जुल्म कर दूं, ताकि हमारे घर पर कोई मुसीबत आ जाए। औरत बांझ हो तो मर्द उसे छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाता, लेकिन जब मर्द के अंदर कोई मसला हो तो औरत बेचारी किसी को ये बात बता भी नहीं पाती है। खबरदार, जो इस तरह की कोई बात की, जाकर अपनी भाभी से माफ़ी मांग। मुझे भी बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने भाभी को कहा कि मुझे माफ़ कर दें। उस औरत ने मेरे दिमाग में अजीब व गरीब बातें भर दी थी, तो मैंने भी ऐसे ही कहना शुरू कर दिया। मेरी भाभी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने तो पहली दफ़ा ये बात की है, मोहल्ले में तो सब हमेशा ही ये बातें करते हैं, मुझे आदत हो गई है। मैंने कहा कि आप फिक्र ना करें, मैंने सुना है जब औरत का निकाह होता है और वो जो पहली दुआ मांगती है वो ज़रूर कबूल होती है। जब मेरा निकाह होगा तो मैं सबसे पहले आपके लिए ही दुआ मांगूंगी। मेरी भाभी ने मुझे फौरन माफ़ कर दिया। वो वाकई बहुत अच्छी इंसान थी। मेरी शादी हो गई, लड़का भी खूबसूरत था और फैमिली भी मुनासिब थी। मेरे भाई ने मुझे इतना सारा सामान दिया कि मेरी पहले ही ससुराल में बहुत ज़्यादा इज्जत बन गई थी। मेरी भाभी भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उदास और परेशान रहने की वजह से उनकी खूबसूरती ख़त्म होती जा रही थी। हमेशा उनके चेहरे पर एक दुख होता। वो बच्चों को देखती तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन हर इंसान की बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। उसके अंदर एक तूफान बन जाता है जो अंदर से उसे खा जाता है। मेरी भाभी की यही हालत थी। वो मेरे भाई को कुछ बताना भी नहीं चाहती थी, नहीं तो वही तूफान मेरे भाई के अंदर चला जाता, जो पहले ही हम सब के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता था। लेकिन खुद मेरी भाभी एक ऐसी आग में जल रही थी जो उनको दिन ब दिन खराब कर रही थी। मेरी अम्मी को भी मेरी भाभी की बहुत फिक्र लगी रहती थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझे एक अजीब बात कही और मैं उस बात को ठीक से समझ नहीं सकी, लेकिन जब बात समझ आई तो आम सी बात थी। अम्मी ने कहा कि मेरी अभी शादी हुई है और शुरू शुरू के दिन बड़े ही अहम हैं। इन दिनों मर्द की अकल गधे की अकल के बराबर होती है, उसको अकल के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। मैंने कहा कि फिर क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? मेरी माँ ने मुझे कहा कि देख, पहली बात तो ये कि तुमने ये बात किसी को बतानी नहीं है। जब भी तेरा शौहर तेरे पास आने लगे, तेरे कमरे में आने लगे, तूने अपनी भाभी का जोड़ा पहनना है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये कैसी बात है, भला इससे क्या होगा? मैंने कहा कि मैं भाभी के कपड़े पहनकर जाऊंगी, क्या मेरे अपने कपड़े अपने शौहर को अच्छे नहीं लगूंगी? मेरी माँ कुछ सोचकर बोली और कहने लगी, क्योंकि तेरी भाभी के पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, तू खूबसूरत लगेगी तो अपने शौहर के दिल में घर कर लेगी। मर्द हमेशा मर्द ही रहता है, उसे खूबसूरती ही अच्छी लगती है और खूबसूरत लगने के लिए अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं। तेरी भाभी को तो सिलाई आती है, वो कितने प्यारे प्यारे कपड़े सीती है और तुम दोनों को एक दूसरे के कपड़े पूरे भी आ जाते हैं। तो तुम उससे रोज एक जोड़ा मांग के ले जाया करो और अगर तुमसे वजह पूछ ले तो उसको यही वजह बताना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मैं अपनी अम्मी की इस बात पर हैरान हुई कि बाकी सब क्या संभालना है, कि वो मुझे जोड़ा देने से इनकार कर देंगी। अम्मी ने कहा कि नहीं, मतलब कहीं उसको अजीब ना लगे ना, तो बस मैं उसको समझा दूंगी, वैसे भी बहुत अच्छी है, मेरी हर बात मानती है, तू बस उनके कपड़े पहनकर ही अपने शौहर के साथ वक्त गुजारा कर। मैंने कहा कि ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। बाकी भाभी के पास बहुत खूबसूरत जोड़े थे। मैंने उनको ये बात कह दी कि मुझे आपका जोड़ा चाहिए। उन्होंने बिल्कुल भी इनकार नहीं किया और कहा, अलमारी तुम्हारे सामने है, जो भी लेना है ले लो। लेकिन मुझे पता था कि जब मैं रोज रोज जोड़े मांगने के लिए आऊंगी तो वो जरूर इनकार करेंगी, पर अम्मी ने कहा था कि वो बाकी सब कुछ खुद ही संभाल लेंगी। मेरी माँ का रवैया काफी अजीब हो गया था।
वो मेरी भाभी के साथ कोई बात करती रहती थी। एक दफ़ा तो मैंने देखा कि भाभी के कमरे में थी और दोनों बाकायदा लड़ रही थी। वो लड़ तो नहीं रही थी, लेकिन ऐसा लगता था कि किसी बहुत ज़्यादा संजीदा मौजू पर बात हो रही है। जब मैं अंदर गई तो दोनों खामोश हो गईं। मैंने कहा, क्या बात है? मेरी भाभी की आंखों में आंसू थे। मेरी माँ का कहना था कि कुछ नहीं, आज पहली दफ़ा इसको डांट दिया तो गुस्सा हो गई है। मैं अपनी माँ को जानती थी। औलाद अपनी माँ को जानती है। अम्मी झूठ बोल रही थी और मेरी भाभी भी नज़र नहीं मिला रही थी। ये दोनों आपस में कुछ पका रही थी और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वैसे तो घर में कोई बात भी होती थी तो मेरी माँ मुझे ज़रूर बताती थी। हमारे घर में वैसे भी इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती थी, क्योंकि मेरी भाभी भी अपने काम से काम रखती थी और मेरी माँ की भी ऐसी आदत नहीं थी। लेकिन आजकल कुछ ज़रूर चल रहा था जो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। मैं अपनी भाभी से जब भी सूट मांगने जाती वो मुझे दे देती और उनको कोई मसला नहीं होता था। मेरा शौहर भी मेरी बहुत तारीफ करता था और कहता था कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने उसे बताया कि ये सूट मेरे नहीं। उसने ठीक से ये बात नहीं सुनी। उसने कहा कि जिसके भी हैं तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैं अगले दिन वो सूट वापस भी कर जाया करती थी। एक दिन मुझे अजीब बात सुनाई दी। मेरी भाभी मेरी माँ को कह रही थी कि आपके पास जो मेरे जेवर पड़े हैं वो मुझे वापस दे दें। मेरी भाभी ने अपने जेवर मेरी माँ के पास ही रखे हुए थे। मेरी माँ ने पूछा कि क्या करने हैं, तो उन्होंने कहा कि ज़रूरत है मुझे, और जेवर लिए। जब मेरी भाभी कमरे से निकली तो अपने जेवर लेकर अपने कमरे में जा रही थी। मुझे सलाम किया और अपने कमरे में चली गई। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है? मेरी अम्मी ने कहा कि उसकी चीज़ें हैं, उसके मैके वालों ने दी हैं, अगर वो ले जा रही हो इसमें क्या मसला है? मैंने कहा कि क्यों, भाभी को आप पर एतबार नहीं है? तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, ऐसी वैसी बात नहीं है, बस उसके पास ही रहने दो तो अच्छा है। कल को मेरे से कहीं गुम हो गए तो मुझे सवाल जवाब करेगी, क्योंकि वैसे भी अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ और मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने कहाँ रखे हैं। मैं हैरान थी कि मेरी माँ मेरी भाभी की हर बात मानती थी। उनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती थी। जो कहती थी मेरी माँ फौरन मान लेती थी। एक दिन मैं घर आई तो भाभी घर पर नहीं थी। अम्मी ने कहा अपने मायके गई है। जब मैं दोबारा आई तो तब भी वो घर पर नहीं थी। मैंने कहा आजकल ज्यादा ही जाना नहीं शुरू कर दिया। आपने तो भाभी को बहुत ढील दे दी है। 3 साल तक तो आपकी हर बात मानती थी, आपसे पूछे बिना कहीं भी नहीं जाती थी। मैं जब भी आती थी वो घर पर मौजूद नहीं होती थी। अब आप कह रही हैं वो घर पे नहीं है, तो अपने लिए भी खाना बना लो और मुझे भी खिला दो। मैं अपने घर से आती हूँ कि चलो थकी हारी भाभी से खिदमत करवा लूंगी, लेकिन आजकल भाभी घर पर नहीं मिलती हैं और आप भी उन्हें मना नहीं करती। जिस दिन मैंने आना है उस दिन तो उनको रोका करें, घर पर रहो। मेरी माँ का कहना था कि मैं उस पर ज्यादा पाबंदियां नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि कमजोरी उसके अंदर नहीं है, हमारे बेटे के अंदर है। इसीलिए अगर हम उस पर ज्यादा पाबंदियां लगाएंगे और कल को उसने ये बात किसी को बता दी तो क्या होगा? मैंने कहा कि क्या वो ऐसी है कि सबको ये बता देगी? मेरी माँ ने कहा कि उसके पीछे क्यों पड़ गई हो, अपनी सुनाओ। अभी बात कर रही थी कि मेरा सर चकराने लगा। मेरी माँ ने मुझे संभाला और मुझे बैठने को कहा। मैंने पानी पिया और तबीयत थोड़ी बहाल हुई तो मुझे फौरी डॉक्टर के पास ले गई। मेरा शौहर भी अस्पताल आ गया था। डॉक्टर ने अच्छी खबर सुनाई और बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आजकल अपने आसपास इसी तरह की खबरें सुनती थी कि जिसकी शादी होती है उसके यहाँ औलाद का मसला बन जाता है। अगर 10 लड़कियों की शादी होती है तो उसमें से 7 के 7 औलाद का मसला है। मैं भी डरी हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस इम्तिहान में नहीं डाला था और मेरे यहाँ औलाद होने वाली थी। इसका मतलब कि मेरे साथ कोई मसला नहीं था और मेरे शौहर के साथ भी नहीं था। वापसी पर अम्मी ने मुझे मिठाई के साथ मेरे ससुराल भेजा। वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे। ये खबर मेरी भाभी को भी बताई तो मेरी भाभी बहुत खुश थी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि कहीं मुझे मेरी भाभी की नज़र ना लग जाए। मैं ये नहीं कहती थी कि वो मुझसे हसद करेंगी, लेकिन जाने अनजाने में
भी तो नज़र लग जाती है। मेरी शादी को 2 महीने हुए और मेरे यहाँ औलाद की खुशखबरी आ गई, लेकिन उनकी शादी को 4 साल होने वाले हैं और उन्हें अभी तक उनके यहाँ औलाद की खुशखबरी नहीं थी। ऐसे में इंसान की आह निकल जाती है। अम्मी ने कहा कि वो ऐसी नहीं है। अम्मी की भी समझ नहीं आती थी, कभी उसकी बुराई करती थी और कभी कहती थी कि बहुत अच्छी इंसान है। पता नहीं क्या चल रहा था। मेरी एक दोस्त थी जिसके साथ मैं ये मामला डिस्कस करती रहती थी, क्योंकि इस बारे में ना तो मैं अपनी भाभी से बात करती थी और ना ही अपनी माँ से कर सकती थी। उसने कहा कि शायद तुम्हारी माँ इसलिए तुम्हारी भाभी की साइड लेती है क्योंकि तुम्हारे भाई में कमी है। मैंने कहा कि कमी है तो चली जाए भाई को छोड़ के, क्या खुद उसका नुकसान नहीं होगा? फिर उसके साथ कौन शादी करेगा? मुझे डॉक्टर ने शुरू में ही कुछ दवाइयाँ दी थी। डॉक्टर ने कहा था कि ये दवाइयाँ औरत को खानी पड़ती हैं ताकि उसका हमल ठहर जाए, इसीलिए आपने उसको खाने में कोताही नहीं करनी। एक दिन मैं भाभी से जोड़ा लेने के लिए घर आई तो उनकी साइड टेबल पर कोई चीज़ पड़ी थी। उस चीज़ को देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये तो बिल्कुल वही दवाई थी जो मुझे डॉक्टर ने दी थी। लेकिन मेरी भाभी ये दवाई क्यों खा रही थी? क्या मेरी भाभी भी हमल से थी? लेकिन डॉक्टर ने मेरे भाई को कह दिया था कि वो कभी भी बाप नहीं बन सकता था। फिर ये सब कुछ क्या था? और ये दवाई यहाँ क्यों पड़ी थी? इसका मतलब मेरी माँ भी इस बारे में जानती थी, नहीं तो वो इन दवाइयों को ऐसे सरेआम नहीं रखती। पर ये क्या हो रहा था कि मेरी भाभी की गोद में किसका बच्चा था? मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने उनके कपड़े देखे तो उन्होंने अपने लिए कुछ कपड़े काट के रखे हुए थे, क्योंकि जब मैं उनके कमरे में जाती थी आराम से अलमारी खोल लेती थी और अपनी पसंद का जोड़ा निकाल लेती थी। ये कपड़े उन्होंने अपने साइज से ज्यादा बड़े काटे हुए थे, जैसे बाद में उनको पहनने की जरूरत पड़ेगी। जब उनका पेट बाहर आएगा तो उनको खुले कपड़े पहनने पड़ेंगे। इसका मतलब कि मामला संगीन था। मैंने अपनी माँ से ये बात नहीं की। मुझे इस बारे में पता लगाना चाहिए था। मैंने उस दोस्त को बताया और उसने मुझे एक अजीब सी बात बता दी। उसका कहना था कि तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारी भाभी के कपड़े क्यों पहनने को कहती थी? अगर तुम्हारी माँ को तुम्हारी फिक्र थी, तुम्हें इससे ज्यादा खूबसूरत कपड़े लेकर दे सकती थी। तुम लोग गरीब तो नहीं हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारे शौहर को तुम्हारी भाभी के पास भेज दिया और उसने कपड़ों से देखकर यह समझा कि उसकी बीवी है और तुम्हारी भाभी की गोद में तुम्हारे शौहर का बच्चा? मैं ये सुनकर हैरान रह गई। ये बात बड़ी अजीब थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन हालात तो इसी तरफ इशारा कर रहे थे। मेरी दोस्त से बहुत बात हुई इस मौजू पे और बिल आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंच गई कि शायद अपने बेटे की इज्जत बचाने के लिए मेरी माँ ने यह सब कुछ करवाया है। क्योंकि अगर मेरी भाभी की गोद में मेरे भाई का ही बच्चा है तो फिर अभी तक ये बात मुझे क्यों नहीं बताई गई? ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात थी और ये बात तो सबसे पहले मेरी माँ को मुझे बतानी चाहिए थी। आखिर 4 साल के बाद उनके यहाँ औलाद हो रही है। मैं तो ये सोच सोच कर पागल हो रही थी कि अगर ऐसा है तो फिर ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरी माँ ये सब कर सकती थी क्योंकि उनको मेरे भाई से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। वो हमेशा यही कहती थी कि हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। शायद उसकी इज्जत बचाने के लिए वो इस मुकाम तक चली गई थी। लेकिन क्या मैं इतनी बेवकूफ थी? और क्या मेरी भाभी भी इस काम के लिए मान गई थी? लेकिन वो क्यों ना मानती? उन्होंने भी तो लोगों की बातें सुनी थी और आजकल ये लोग कोई ना कोई बात कर ही रहे थे। शायद यही सब कुछ चल रहा था। मैं पूरा दिन इसी बारे में सोचती रही। हमारे घर में मेहमान आ गए। मेरे शौहर ने कहा कि आज तुमने अपने घर नहीं जाना है, घर में मेहमान आए हैं। पता नहीं मैंने ये 2 दिन किस तरह गुजारे और तीसरे दिन मैं अपनी माँ के घर चली गई। पहले तो मैंने उन्हें बातों बातों में ये बताया कि मुझे पता है कि भाभी माँ बनने वाली है और अब आप मुझे ये बताएं कि बच्चा किसका है। मेरी माँ घबरा गई थी, लेकिन फिर भी इस तरह से पेश आने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा कि किसका बच्चा होगा? तेरे भाई का बच्चा है। मैंने कहा कि लेकिन आपने तो कहा था मेरा भाई कभी बाप नहीं बन सकता।
फिर इसका बच्चा कैसे हो गया? मेरी माँ ने कहा, अल्लाह ने करम कर दिया है। अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। डॉक्टर खुदा थोड़ी होते हैं जो उनकी बात पर आंखें बंद करके हम यकीन कर लें। मैंने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो अभी तक आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? भाभी को देखकर लगता है कि उनका तीसरा महीना चल रहा है। फिर आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? क्या मैंने हसद करना था? मैं तो खुद मां बनने वाली हूं। मैंने क्यों हसद करना था? और क्या मैंने खुश नहीं होना था? मेरी मां का कहना था कि ये सब कुछ इतना सीधा नहीं है। मेरी बात का यकीन करो, जैसा तू समझ रही है ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मां मुझे पहले से ही समझाने लगी, जबकि मैंने अभी उनको बताया नहीं था कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। फिर मैंने बता दिया। मैंने कहा, आपने कोई ना कोई चक्कर चलाया अपने बेटे के लिए। आपने मेरे घर पर डाका डाला है, मेरे शौहर को इस्तेमाल किया। मुझे तो लगता है कि मेरे शौहर को भी इस बात का नहीं पता है। आप भाभी की गुलाम हुई पड़ी हैं। वो काले को सफेद भी कहे तो आप कहती हैं कि सफेद ही है। वो कहे कि कौवा काला नहीं सफेद है तो आप उसकी बात मान लेती हैं, क्योंकि आप दोनों एक गलत काम पर काम कर रही हैं। उस दिन मैंने उनके खिलाफ कुछ बोल दिया, आपने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। आपको क्या लगता है कि भाभी के साथ क्या करना चाहिए? और भाई को भी इस बारे में पता नहीं होगा। तो मैं तो ये बात जरूर बताऊंगी, और आज ही बताऊंगी। मैंने तो घर में वावेला करना शुरू कर दिया। मेरी माँ भी परेशान हो गई और मेरी भाभी ने भी ये सब कुछ सुन लिया। मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुझे सब कुछ बताते हैं, खुदा के लिए अपनी जबान बंद कर, नहीं तो कोई और सुन लेगा। मैं बुरी तरह बिफरी हुई थी और भाभी को ऐसे देख रही थी जैसे वो मेरी दुश्मन है और मैं उनको जान से मार दूंगी। मेरे चेहरे पर नफरत और मेरे लहजे में बहुत ही ज्यादा जहर था। मैं भाभी को ऐसे देख रही थी जैसे वो मेरी दुश्मन है, क्योंकि और मैं क्या कर सकती थी? अगर वाकई वो सब कुछ हो चुका था जो मैं सोच रही थी, तो फिर उन दोनों औरतों ने मिलकर बहुत बड़ी कयामत बर्पा कर दी थी और शायद मेरे पास खामोश रहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन मुझे पता जरूर लगाना था कि उन्होंने किया क्या है। तब मेरी भाभी ने मुझे बताया कि मैं एक नई क्लिनिक में गई थी। उसने मुझे एक तरीका इलाज के बारे में बताया था जिसे आईवीआई यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे केस में चांस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अगर तुम एक चांस लेना चाहो तो ले सकती हो। इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, इसीलिए मैंने अपना जेवर बेच भी दिया और अपने शौहर को भी मना लिया। मैंने अपने शौहर को यह नहीं कहा था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। उसको कहा कि थोड़ी बहुत परेशानी है। मैं वहीं पर जाया करती थी क्योंकि मुझे रोज इंजेक्शन लगने होते थे, तभी मैं घर पर नहीं होती थी। और मेरी सास यानी कि तुम्हारी माँ मेरा पूरा साथ दे रही थी, और इस बात के लिए मैं हमेशा से उनकी शुक्रगुजार रहूंगी, क्योंकि लोग इस तरीका इलाज को गलत समझते हैं और कहते हैं कि औरत के जिस्म में पराया हमल डाल दिया जाता है, पर ऐसा नहीं है। ये मुझे उस डॉक्टर ने यकीन दिलाया और मुझे कहा कि जब तक मेरा हमल 4 महीने का नहीं हो जाता मैंने ये बात किसी को भी नहीं बतानी, नहीं तो नजर भी लग सकती है और मामलात खराब भी हो सकते हैं। इसलिए ये बात तुम्हें भी नहीं बताई गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरा 5वां महीना चल रहा है, मेरे यहाँ औलाद होने वाली है और मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं एक साथ 2 बच्चों की माँ बनने वाली हूँ और ये बच्चे मेरे शौहर के हैं। मैं तुम्हें खुद ये बात बताने वाली थी, लेकिन तुमने ना जाने क्या सोच लिया। मैं ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि मुझे इस बारे में पता था। मैंने भी कहीं इस तरीका इलाज के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमारे खानदान में इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता था, इसीलिए शायद ये सब कुछ चोरी चोरी किया गया था। भाभी ने अपना जेवर तक कुर्बान कर दिया। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई और अम्मी से माफी मांगी। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दें, पता नहीं मैंने किस बात को किस बात से जोड़ लिया था, और अजीब व गरीब किस्म की बातें सोचने लगी कि दरअसल मेरी एक दोस्त ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। अम्मी ने कहा, बस अब तुम भी ये बात किसी को ना बताना कि हमने ये तरीका इलाज अपनाया है। बस इतना कहना कि अल्लाह ने करम कर दिया है और औलाद होने वाली है। मैंने अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जहां इतनी बातें सुनी हैं, मैं वो सब कुछ जाया नहीं होने दे सकती।
मेरे शौहर पे अब कोई आंच नहीं आएगी। लोग ये समझेंगे कि मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। और बिलाखिर मैंने इलाज करवाया और मैं ठीक हो गई और मेरे यहाँ औलाद हो गई। मेरी भाभी ने फिर से मुझे माफ़ कर दिया। वो वाकई बहुत अच्छी इंसान थी। और उसके बाद मेरे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई और मेरी भाभी के यहाँ एक बेटी और एक बेटे की पैदाइश हुई। हमारे ख़ानदान में खुशियाँ आ गई। मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। हम सब लोग खुश थे। और उसके बारे में दोबारा हमने कभी किसी से ये बात नहीं की। हम उसको ऐसे भूल गए जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था। हमें लगा कि बस भाभी को अल्लाह ने 2 बच्चे दिए, क्योंकि हम दोबारा से इतना महंगा इलाज नहीं करवा सकते थे। लेकिन अल्लाह का करम हो गया कि उसके बाद मेरी भाभी के यहाँ वाकई कुदरती तौर पर भी पैदाइश हो गई थी। उनकी ज़िंदगी से और इस सारे वाक़ये से मैंने सीखा कि डॉक्टर खुदा नहीं होते हैं और इंसानी जिस्म में क्या हो रहा है किसी को भी पता नहीं होता। हो सकता है कुछ सालों के बाद इसका वो मसला हल हो जाए और इस पर करम हो जाए। अल्लाह उसके किसी नेक अमल से खुश हो के उसका नसीब बदल दे। मेरी भाभी की सबसे अच्छी आदत यह थी कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान थी। वो कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलती थी और हमेशा दूसरों को तसल्ली दिया करती थी। शायद उनकी यही आदत अल्लाह को पसंद आ गई और उनके ऊपर करम हो गया। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।